नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुबन पर। आज हम आपके सामने ईटीटी साइंस के अंदर जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है वो आपके सामने लेकर रूबरू हुए हैं। इसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने पहला है, वस्तु के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। मतलब वस्तु का एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पे लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे जो इसका वस्तु पे एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है ना, इसको हम बोलते हैं दाब। ये कहलाएगा हमारा दाब, दाब वही जिसको आप प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये इसको प्रेशर बोला जाता है, इसी को ही हम प्रेशर जिसको बोल देते हैं। और अब इस प्रेशर के ऊपर ना कई सारी बातें हैं। जैसे हमने बात बोली है अभी, दाब क्या है, तो दाब प्रेशर को हम किस में डिनोट करते हैं, तो ये पी से लिखा जाता है। और प्रेशर जो होता है किसके बराबर होगा हमेशा, तो प्रेशर बोला क्या गया है, वस्तु के एकांक क्षेत्र पे। अब कोई वस्तु है, वस्तु पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगी, और कहाँ पे लगेगी, किसी एरिया पे लगेगी। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को लिखा जाए तो फोर्स किस में मापा जाता है, फोर्स मापा जाता है हमारा न्यूटन में। और एरिया जो होता है इसको हम किस में मापते हैं, तो एरिया को मापते हैं हम ए स्क्वायर। मतलब उसका जो कोई भी एरिया होता है जो मीटर स्क्वायर में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो एसआई यूनिट बन गया, फिर वो क्या बन गया है, तो वो बन गया है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसी को ही पास्कल बोला जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना भी, जो हमारा दाब होता है उसको किस में मापते हैं, हम पास्कल में मापते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको इसी के सामने ऐसे ही बनकर आई है। प्रेशर क्या होता है, किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला जो बल है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला जो बल है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। और जो फोर्स होती है उसको हम न्यूटन में मापते हैं, और जो एरिया होता है उसको हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। इस प्रकार से इसका एसआई यूनिट जो हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया, और इसी को ही पास्कल जो है बोला जाता है। अब इस पास्कल पे कई चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। देखो, जैसे हमारा ये जो पास्कल होता है इसको हम लिखते हैं पा। ठीक है, पा को हम कैसे बोल सकते हैं, तो इसको बोला जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। जैसे ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, अब इसको एम ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर माइनस, ठीक है, माइनस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको ये बोल सकते हैं। अब ये जो होता है हमारा 1 पा, ये तो पा जो है इसके बराबर होता है। अब 1 पा किसके बराबर होता है, 1 पा, तो 1 पा जो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे ही हमारा एक बार, ठीक है, एक बार किसके बराबर होता है, तो ये हमारा 10 की शक्ति 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे ही हमारा 1 मिली बार किसके बराबर होता है, तो ये भी आप याद रखोगे। 1 मिली बार जो होता है ये 10 की शक्ति 2 10 स्क्वायर जो होता है पास्कल इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये आप इसको बोल सकते हैं। अब ये तो थे इसके कुछ यूनिट्स वगैरह, कुछ जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी हम अगले क्वेश्चन में इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे भी होता क्या है और चीज़ें। तो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको किस में मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसकी बात की जा रही है। तो इसको किस में मापा जाता है, तो ये याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये मापा जाता है बार में। ठीक है, और बार जो होती है ये एक रीडिंग है, बार में रीडिंग आएगी, और ये रीडिंग कौन देगा, तो ये रीडिंग देगा बैरोमीटर। ठीक है, तो आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है भी वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको किससे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है बैरोमीटर से।
किस से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो वो मापा जाता है बार में। अब इसके ऊपर कई चीज़ें हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये 1 बार था 10 की शक्ति 5 न्यूटन मीटर है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं जो 1 बार होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, तो 10 की शक्ति 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। और दूसरी इसमें एक बात याद रखना कि ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये डाउन होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डाउन होता जाएगा। तो ये याद रखना, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है भी जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका हाइट बढ़ने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो हमेशा डाउन में जाएगा। तभी तो आप देखो, आप जहाँ पर भी बैठे हो ये एरिया है थोड़ा नीचा, अगर इससे ऊंचे एरिया में जाओगे, जैसे पहाड़ी एरिया में जाओगे, अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, आप अगर पहाड़ी एरिया में जाओगे तो आपको वहाँ पे ठंडक महसूस होगी, तो मतलब वो क्या है, वो आपकी हाइट पे है। तो हाइट पे है तो इसका मतलब यही हुआ, यहीं से हमारा ये फैक्ट भी क्लियर हो गया भी क्या हुआ भी हाइट बढ़ी तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसकी बात हमने की, ऐसे ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट से डाउन होता जाता है। एक बात तो ये हुई। और दूसरा इसी के साथ अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक जब पहाड़ों पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाता है, इसी की वजह से वहाँ पर क्या है, जो हमारा पहाड़ों पर खाना बनाना पहाड़ों पर जो खाना बनाया जाता है, ठीक है, पहाड़ों पर खाना बनाना जो है वो मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू समतल मैदान। ठीक है, आप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, पहाड़ों पर कम होता है। आपसे कभी भी पूछा जाए पहाड़ों पर खाना बनाना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। ठीक है, दूसरा इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइट की वजह से क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये डाउन में आता है। उसी की वजह से हमारा जो पेन होता है, फाउंटेन पेन जो होता है, इस पेन को जब आप यान में बैठ के मतलब जहाज में बैठ के जब ऊपर जा रहे हो तो फाउंटेन पेन से क्या है, जो आपकी स्याही है ये क्या है, रिस जाती है या लीक हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है भी फाउंटेन पेन से जो स्याही लीक हो जाती है वो क्यों हो जाती है, तो वो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम होता है हाइट पे जाने के बाद, उसकी वजह से हमारा जो है ये जो फाउंटेन पेन है ये रिस जाता है या ये इसकी स्याही जो है वो लीक हो जाती है। ठीक है, और दूसरा आपने देखा होना कई बार बच्चों को या कई ऐसे अडल्ट बच्चे भी होते हैं जिनको क्या है, नाक से खून बहने लग जाता है, नक्सीर जो बहने लग जाती है जिसको बोलते हैं। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊंचाई पर चले जाते हैं, जब वो ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाने से क्या है, उनके नाक से खून बहने लग जाता है। ठीक है, नाक से खून बहने लग जाता है। और ये क्यों हो जाता है, तो ये भी क्या है, इसकी वजह से हमेशा याद रखना, नाक से जो खून बहता है उसका भी यही कारण है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भी नाक से खून बहना मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अगर आप हाइट पे चले गए तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, उसकी वजह से वो जो क्या है, ऊंचाई के कारण क्या है, नाक से खून जो है वो रिस जाता है। सभी चीज़ों के बाद एक फैक्ट यहाँ से भी बन जाते हैं, ये जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर जो होता है जब इसकी रीडिंग जो होती है ना, इसकी जो रीडिंग होती है जो इसकी, अगर वो अचानक नीचे आए, ठीक है, अगर वो अचानक नीचे आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जी आंधी की संभावना है। ठीक है, आंधी आने की संभावना है। अगर इस बैरोमीटर की जो रीडिंग है ये धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है भी वर्षा आने वाली है, बारिश होने वाली है। अगर धीरे धीरे, ये तो थी नीचे की, अगर धीरे धीरे क्या है ऊपर जाए तो क्या होता है, इसका मतलब है भी जो दिन है वो साफ रहने वाला है। आपसे कभी भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं, ये 3 फैक्ट बैरोमीटर के साथ भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ था। ऊष्मा का मात्रक क्या है,
ठीक है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? सबसे पहले तो आपको इसका ऊष्मा का पता होना चाहिए। ये जो ऊष्मा होती है ये क्या होता है? ऊष्मा को बोलते हैं हम, जैसे गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी हो गई, या ये ऊष्मा जो है इसको हम बोलते हैं हीट। अब हीट क्या है, गर्मी क्या है? तो ये एक क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। गर्मी क्या है? तो ये एक ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का हमेशा याद रखना, ऊर्जा कोई भी हो उसको किस में मापा जाता है? तो ऊर्जा कोई भी रहेगी तो उसको मापा जाएगा हमेशा हमारा जूल में, ठीक है। इसलिए हीट को हम किस में मापेंगे? जूल में मापते हैं। अब जूल जो है ये है इसका एसआई यूनिट, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो वर्ल्ड वाइड है। और जो इसका छोटा यूनिट होता है, जूल से छोटा होता है, वो होता है कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। और कैलोरी यूनिट किस में होता है? तो ये होता है सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, ठीक है, ये इसका इसमें होता है। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जाते हैं। जैसे आपकी बात की जाए, जो एक जूल है, एक जूल जो है वो किसके बराबर होता है? तो वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। एक जूल जो होता है वो हमारा 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। एक फैक्ट यहाँ से ये भी बना, और आपसे पूछा जा सकता है भी जो एक कैलोरी होता है, एक कैलोरी जो होता है ये कितने जूल के बराबर होता है? तो ये होता है जी हमारा 4.186 जूल के बराबर, ठीक है। और यहीं से पूछा जाए एक किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? एक किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? तो ये हमारा पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 4186 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक था, ये एक किलो है, किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं? तो 1000, तो हमने इसको 1000 से जब किया तो ये पॉइंट जो है इसका हट गया, ठीक है। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, 4.186 इंटू 10⁻³ ठीक है, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसके ऊपर बात थी। अब इस ताप इसका जो ये जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा, इसको हम जब मापते हैं ना, तो इसको मापा जाता है, जैसे हम इसको ताप के रूप में मापते हैं, जैसे हम इसको टेम्परेचर के रूप में मापते हैं। और टेम्परेचर की जो इकाई होती है वो क्या होती है यूनिट? तो वो होती है केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर की केल्विन होती है। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें हैं, जब आपसे पूछा जाता है तो जो मानव शरीर है, ठीक है, जो हमारा शरीर है, मानव शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है? तो ये याद रखना, जो हमारी सेल्सियस स्केल होती है, सेल्सियस स्केल में ये हमारा 37 डिग्री रहता है, सेल्सियस रहता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। अगर केल्विन में बात की जाए तो ये 310.5 केल्विन रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों आपने याद रखनी है। ऐसे ही आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो हमारा सूरज है जो, उसके अंदर जो ताप है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के अंदर दो तरीके का ताप होता है। एक तो उसकी होता है बाहरी सतह में, ठीक है, एक होता है बाहरी सतह पर, और एक ताप होता है उसका सेंटर में। सेंटर मतलब जो उसका बिल्कुल कोर रहेगा, कोर के अंदर तापमान जो रहेगा वो उसकी बात की जाती है। अब देखो, कोर के अंदर तापमान जो होता है वो ज़्यादा होता है सूर्य के, और वो भी पूछा जाए तो कितना होता है? तो वो होता है 15 गुना 10⁻⁷, ठीक है, सेल्सियस, सॉरी केल्विन, ठीक है, 15 गुना 10⁻⁷ केल्विन, ये हमारा सूर्य के बिल्कुल सेंटर में तापमान होता है। और अगर बाहरी सतह की ताप की बात की जाए तो ये 6000 डिग्री केल्विन रहता है, ठीक है। तो ये आप बताओगे। और एक और भी आती है, जैसे एक ऐसा टेम्परेचर भी है जिसको हम बोलते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में भी आपको क्या है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा, ठीक है। मतलब एक आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों के अंदर सेम रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास था
ध्वनि को किससे मापा जाता है, तो वो है डेसिबल में, डेसिबल डीबी में लिखा जाता है, आप जानते हो। ऐसे ही हमारा ध्वनि की जो चाल होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो जिस माध्यम से या जिस मीडियम से आप ट्रांसफ़र करोगे या ट्रांसमिट करोगे उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगी, उसकी लचकता पर डिपेंड करेगी, और उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब उसकी जो घनता है उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है। अब ध्वनि जो है ना, ये जब एक माध्यम से आप दूसरे माध्यम में ट्रांसफ़र कराओगे, जैसे मान के चलो आप, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ हवा के अंदर, और जब ये मेरी आवाज़ हवा के बाद पानी में जाएगी तो मीडियम चेंज हो जाएगा ना, सेम वैसे ही बात की जा रही है। भी जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जिसको आप आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, जो इसकी आवृत्ति होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया था भी क्या है, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या उसकी आवृत्ति पर कोई फर्क पड़ता है, तो आप बोलोगे नहीं, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जो ध्वनि जो होती है ये कभी भी निर्वात के अंदर गमन नहीं करती, निर्वात के अंदर कभी भी ये ट्रांसमिट नहीं की जा सकती। निर्वात बोला जाता है जो वैक्यूम है, ठीक है, जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम के अंदर आप क्या है, ध्वनि को कभी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ध्वनि जो है वैक्यूम के अंदर जो है चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे इसमें। और दूसरा क्या होता है, जैसे ही वायु का ताप, अब देखो हवा के अंदर जैसे ध्वनि ट्रांसमिट की जाती है, जब अगर वायु का ताप जो है, वायु का ताप मतलब उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, ये 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाए तो क्या है, ध्वनि की जो चाल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा याद रखना ध्वनि की चाल जो है वो भी क्या है, 0.61 मीटर पर सेकंड क्या है, चाल उसकी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है भी जो वायु होती है, वायु का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या है, ध्वनि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी चाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो 0.61 मीटर जो है उसकी चाल जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखना इसको। और दूसरी एक चीज़ और भी इसमें भी आ जाती है भी जो हमारी जो हमारी ध्वनि होती है ध्वनि की जो हमारी ध्वनि हो हाँ, एक चीज़ और भी है इसमें, जो हमारे वायुयान होते हैं, जैसे जहाज़ वगैरह होते हैं ना जो हवा में उड़ते हैं, अब इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इनकी आवाज़ को जब मापा जाता है ना तो वो डेसिबल में नहीं मापा जाता। हम वैसे ही बोल रहे थे जो ध्वनि है किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है डेसिबल में। लेकिन जो जहाज़ होते हैं ना इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी जो मापी जाती है आवाज़ वो किस में मापी जाती है, तो ये भी याद रखना, इसकी जो है वो मैक संख्या से मापी जाती है, मैक संख्या। ठीक है, और मैक संख्या जो होती है ना, ये हमेशा याद रखना, ये कभी भी क्या है, ये मैक संख्या जो होती है ये जहाज़ जो होते हैं, जहाज़ की जो आवाज़ मापी जाती है वो मापी जाती है मैक संख्या से। और मैक संख्या जो है ये हमेशा याद रखना भी, जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु है उसकी चाल और ध्वनि की चाल, ठीक है, वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल अगर दोनों की क्या है, बराबर हो, वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल अगर बराबर हो तो मैक संख्या कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 1। ठीक है, तो मैक संख्या 1 रहेगी।
अगर मान के चलो मैक संख्या 5 से अधिक हो जाए, 5 से अधिक हो जाए मैक संख्या, तो क्या है, उस आवाज़ को फिर बोल दिया जाता है हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले जो होते हैं जहाज, जैसे ये रॉकेट वगैरह जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी मैक संख्या जो है ना वो हमेशा 5 से अधिक रहती है, और 5 से अधिक वाली जितनी आवाज़ होती है उसको हाइपरसोनिक जो है बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि से रिलेटेड कुछ बातें थी, ये भी हमने देखी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पूछा गया है जी, इसमें जो नायलॉन होता है, नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है। नायलॉन, नायलॉन क्या है, एक पदार्थ है, एक रेशा होता है जिससे क्या है रस्सियाँ वगैरह कुछ बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं। इसी के बारे में पूछा गया है भी प्रकाश की चाल जो है वो नायलॉन में कितनी होती है। नायलॉन के अंदर जो प्रकाश की चाल है वो बताई जाती है 1.96 इंटू 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारा ये है। क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हम प्रकाश की चाल जो है उसकी बात करते हैं। प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है, तो वो बताई गई है जी 3 लाख मीटर पर सेकंड बताई जाती है। ये ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये जो प्रकाश की चाल है ना, ये किसने मापी थी, तो ये मापी गई है जी एक वैज्ञानिक है हमारे जिसका नाम है रीमर। ठीक है, और इन्होंने कब मापी थी, तो ये मापी थी 1676 में। और ये कहाँ पर मापी गई थी, तो ब्रह्मांड का जो हमारा जो सूर्यमंडल है उसका सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है जी बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर जिसको बोल देते हैं बृहस्पति, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमीड। इन दोनों के बीच में ये रीमर महोदय जो हैं इन्होंने ये चाल जो है मापी थी। ठीक है, अब ये तो माप दी इन्होंने, बता दिया, लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है ना, ये जैसे जैसे माध्यम होते हैं अलग अलग माध्यम के अंदर क्या है अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम के अंदर क्या है ये चाल जो है अलग अलग होती है। अब वहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जैसे आपकी बात की जाए क्वेश्चन में, तो जो वायु होती है, वायु में इसकी चाल कितनी होती है, तो वायु में चाल होती है जो वो 2.9 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल। ऐसे ही आपसे पूछा जाए जो कांच होता है, कांच के अंदर इसकी चाल कितनी होती है, तो वो होती है 2.00 इंटू 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो जल है, जल के अंदर आपसे पूछा जाए भी जल के अंदर कितना होता है इसकी चाल, तो वो रहती है हमारी 2.25 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हमारा एक तारपीन का तेल होता है, तारपीन का तेल, तारपीन के तेल के अंदर देखा जाए, तेल कोई भी हो, तारपीन के तेल के अंदर बात की जाए तो ये होती है 2.04 इंटू 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये याद रखना। अब बात ये है भी ये नायलॉन क्या था। ठीक है, बात ये है भी ये नायलॉन क्या था, तो नायलॉन के ऊपर भी बातें कई कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब नायलॉन के अंदर जो प्रकाश की चाल है वो मैंने आपको बताई थी 1.96 इंटू 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब यहाँ से क्या है, आप ये जो नायलॉन है ना ये एक मैन मेड है। इसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, तो वो की गई थी 1935 में। और इसका जो केमिकल नेम है, इसका जो केमिकल नेम है वो है, ऊन भी बोल देते हैं इसको, और ऊन तंतु भी बोल देते हैं। ठीक है, ऊन भी बोल देते हैं और ऊन तंतु भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खोज हुई थी 1935 में, और खोज करने वाले जो थे वो थे वॉलेस, वॉलेस। ठीक है, वॉलेस, और इनके साथ कैथर्स। ठीक है, ये दोनों ने खोज की है इसकी। ये जो थे वालिस जो थे ये हमारे थे न्यूयॉर्क से, ये न्यूयॉर्क से हैं, और ये हमारे जो हैं ये लंदन से हैं। ठीक है, ये याद रखना इन चीज़ों को।
ठीक है। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ और मैक्सिमम चीज़ें आज भी हमने जो 5-6 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमने 50-60 फैक्ट्स जो हैं आपके सामने डिस्कशन किए हैं। पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में कौन सा फैक्ट आपसे पूछा जाए, हर एक चीज़ जो है हम आपको इस बेहतर ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारे बताने का और ये जो वे है पढ़ाने का अच्छा लगा हो और आपको अगर समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ बच्चों तक मैक्सिमम पहुंचाइए इसको। आपकी जो सहायता है उसकी हमें पूरी ज़रूरत है, ठीक है। तो धन्यवाद जी। मैक्सिमम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी क्या है आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे आपके सामने और भी वीडियोस लेकर आते रहें। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं कटता, आपको कोई इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका वो जो लाइक और सब्सक्राइब होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई पैसा नहीं होता। आप कभी कहीं सोच रहे हो भी पैसा लगेगा, ये नहीं होता। ये सिर्फ आपका क्या है हमारे साथ जुड़ने का एक ऐसा बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, ठीक है। कोई पैसे की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो धन्यवाद जी, मिलते हैं फिर सभी को नेक्स्ट टाइम जी।